और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूर्णिमा मिश्रा, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। और हमारे बीच में मौजूद हैं केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। मेघवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुंबई में जब आपसे राजस्थान में मिलते हैं तो परिवार जैसा महसूस होता है, जब आपसे दिल्ली में मिलते हैं तो परिवार जैसा महसूस होता है, और लकीली जब आपसे मुंबई में मुलाकात हो रही है यहाँ भी परिवार जैसा ही मिलेगा, तो परिवार जैसा महसूस हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस चर्चा की शुरुआत से पहले। ये चर्चा बहुत शानदार रहने वाली है, तो इसीलिए इंतजार करते रहिए बातचीत क्या क्या होती है। मेघवाल सर, आपका एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं, देश से लेकर विदेश तक जब वो जाते हैं तो वहां पर राजस्थानियों का जमावड़ा रहता है। आप पश्चिम बंगाल अभी जब वहां पर चुनाव हो रहे थे, वहां पर भी बड़ी संख्या में राजस्थानी, साउथ में चले जाएं तो बड़ी संख्या में राजस्थानी, दुबई चले जाएं तो बड़ी संख्या में राजस्थानी, मुंबई में हम बैठे हैं तो यहां पर भी बड़ी संख्या में राजस्थानी। राजस्थानियों का और राजस्थान के लोगों का योगदान भारतवर्ष में, सुंदर भारतवर्ष में कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने ठीक कहा कि राजस्थानी समाज के लोग देश और दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। बड़े शहर में तो मेजर इकोनॉमी का वो हिस्सेदार भी हैं। हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी बैठे हैं, ये भी राजस्थानी हैं जी। ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जो मुंबई की जो इकोनॉमी है उसके संचालन में भी इनका बड़ा योगदान है। तो इस तरह के बहुत लोग हैं। हमारे ये धर्म कुलरिया जी बैठे हैं यहाँ। अब इंटीरियर डिजाइन का अगर सऊदी अरब में भी कोई काम होगा ना तो बोला इनको ही बुलाओ। तो ये जो नाम कमाया है ये राजस्थान के लोगों ने अपने हुनर से तो कमाई ही है, लेकिन राजस्थान के लोग परिश्रमी बहुत होते हैं। परिश्रम एक बड़ा, अब जैसे आपके जेसी बोस हैं, इनको क्या मानते हो आप? इनका जन्म बीकानेर में हुआ, इनको राजस्थानी नहीं मानते, रहने वाले रायसी नगर के हैं, श्री गंगानगर जिले के जी। तो इनका परिश्रम आपको कैसा लगता है? ऐसा ही परिश्रम हर राजस्थानी जब करता है तो वो एक्सेलेंट बन जाता है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रेड के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में, वो एक्सेलेंट बन जाता है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। बिल्कुल, मेरे सामने धन्यवाद। मेरे सामने मेघवाल जी एक उस बड़े उदाहरण के तौर पर राजनीति के क्षेत्र में आपका योगदान, लेकिन राजनीति में रहते हुए मेघवाल जी कैसे आपका पहनावा, आपकी ये पगड़ी, राजस्थान की झलक, और आप कहीं पर भी हो ऐसा लगता है कि आप राजस्थान से दिल्ली में रहते हुए, जब आप दिल्ली में रहते हैं तो आप उस कल्चर को अपने साथ अपने सर का ताज बनाकर चलते हैं और आप प्रेरणा देते हैं बाकी सब लोगों को कि अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को अपने साथ कैसे लेकर चलना है। अभी जेसी बोस कह रहे थे ना आपको अभी यहाँ कि एक जनप्रतिनिधि को कनेक्ट होना चाहिए। मैं जब बीकानेर संसदीय क्षेत्र की बात करता हूं तो मेरी जैसी ड्रेस पहनने वाले गांव में बहुत लोग हैं, मैं उन्हीं का ही तो प्रतिनिधि हूं। मुझे उन्हीं की जैसी भाषा बोलनी चाहिए, उन्हीं की जैसी वेशभूषा में रहना चाहिए, तभी तो समझेंगे कि ये मेरे प्रतिनिधि हैं। नहीं तो अगर अलग ड्रेस, उनकी अलग ड्रेस, आपकी अलग ड्रेस, तो थोड़ा गैप आ जाता ना। उस गैप को तोड़ने के लिए मैंने ये काम किया और इसलिए मेरी ये ड्रेस हर जगह ऐसी ही रहती है। मैं अगर विदेश में भी जाता हूँ किसी कॉन्फ्रेंस में तो मेरी यही ड्रेस रहती है। और आप यूथ को, आप जेनजीज को, आप लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं अपने इस पहनावे के साथ। तो पहले तो आभार और साधुवाद उस चीज के लिए भी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा राजनीति और बाकी चर्चाओं पर मेघवाल जी, क्योंकि अभी अभी संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ और मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। उस हंगामे पर आने से पहले आपको पहले तो आभार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पारित हुआ, जिसके बाद जजेस की संख्या बढ़ी।
लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो जजेस की संख्या बढ़ी और 92,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस, इस बीच का बैलेंस कैसे बनेगा? देखिए, 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। 28 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी को पहले जब वो बैठे सुप्रीम कोर्ट, तो 8 जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, 8। आज मुझे बताते हुए हर्ष है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 38 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक बढ़ते हुए भारत की ताकत है। जब 38 जज हैं तो हमें कई बार टेक्निकल इशू आते हैं। सबरीमाला का केस है तो उसको 9 जजों की बेंच को सुनना चाहिए, तो वो उसमें बिजी हो जाते हैं। अब 2 जजों की बेंच ने कोई फैसला दिया और लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है, तो परमानेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए। ये जो संख्या बढ़ी है ये इस तरह के काम करेगी ताकि मामले पेंडिंग नहीं रहेंगे। आपने सही कहा। और कई बार 3 जजों की बेंच भी डेजिग्नेटेड अगर कर दी जाती है तो 2 जजों के जो फैसला है वो उधर अपील में आ जाता है, अगर उनको लगता है कि हमें अपील करनी है। तो ये कई तरह से ऐसे कारण थे। और जैसे आपने बताया कि मामले जो पेंडिंग है वो 92,000 के आसपास हैं। निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। कमी आने के 2 कारण और भी रहेंगे। एक तो एडीआर को हमने बहुत तेजी से अपनाया है। एडीआर का मतलब है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें हमारा मीडिएशन आ गया, आर्बिट्रेशन आ गया, कंसिलिएशन आ गया। इसको तेजी से अपनाया है। और दूसरा बड़ा कारण है कि हमने टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपनाया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होने से जल्दी चीजों को समझने में भी आसानी होती है और निर्णय तक पहुंचने में भी बहुत सरलता रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, आपने ठीक सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ी है उससे जो पेंडिंग है मामले उनमें कमी आएगी। एक दूसरा मानसून सत्र में एक बहुत बड़ा हमने सुधार किया, वो भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों की जानकारी में लाता हूं। वो है द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026। तो हमारे देश में जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, अब जैसे बैंक ने सपोज करो एनपीए गलत घोषित कर दिया, कहां जाएगा? डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब उसने भी कोई फैसला सही नहीं दिया तो कहां जाएगा? डीआरएटी। अगर कोई पीएमएलए का केस है तो वो भी ट्रिब्यूनल में जाएगा। अगर कोई जीएसटी का मामला है तो वो भी ट्रिब्यूनल में जाएगा। ये लोढ़ा साहब बैठे हैं, ये ट्रिब्यूनल के बड़े जानकार हैं। तो ये पहली बार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल आया और उसके सिलेक्शन प्रोसेस में एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने की बात आई। ये सबसे बड़ा सुधार है ट्रिब्यूनल के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही न्यायपालिका में आपने हमेशा से महिलाओं की भागीदारी, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। अब न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में 33 में से 1 जज और हाई कोर्ट में महिलाओं नहीं, अभी 2 हैं। 2 हो गई हैं। 2 हो गई है और हाई कोर्ट में लगभग 14% के आसपास हैं। तो इस नंबर को और ज्यादा हम बढ़ाएं, इसके लिए कैसी कोशिशें होनी चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में भी ऐसे कुछ सवाल आए और जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल की चर्चा कर रहा था तब भी ये विषय आया। देखिए, महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जानते ही हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नाम जो हैं प्रस्तावित होते हैं। हाई कोर्ट प्रस्तावित करता है, फिर हाई कोर्ट में जज बनते हैं, फिर सीनियरिटी होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है। सरकार भी कंसल्टेशन प्रोसेस में रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, थोड़े दिनों पहले तक हमारे देश में 4 ऐसे हाई कोर्ट जिसमें महिलाएं चीफ जस्टिस, एक अभी रिटायर में, तो 3 तो अभी भी हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट में हैं। लेकिन संख्या बढ़नी चाहिए, ये बात आपकी सही है। और मैं आपको बताता हूं कि और हर्ष भी हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो एंट्री लेवल पे जो जज बन रहे हैं, जूनियर जज, उसमें सिलेक्शन जो है वो 50% से ज्यादा महिलाओं का होने लग गया। हम कई जगह गए हैं,
जिसमें लोग कहते हैं कि ये तो 72% महिला यहाँ की, वो एग्जामिनेशन से आती है, लेकिन ये अच्छी बात है ना, और वही आगे चल करके फिर हाई कोर्ट में सीनियरिटी से पहुंचेंगे। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां देखिए, बीच बीच में बजती रहनी चाहिए। एक और बड़ा डेवलपमेंट मेघवाल जी हुआ, न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हमने देखा, इस्तीफा देकर जांच से बचने की परंपरा का अंत। मैं बात कर रही हूं जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण आप देखते हैं इसे? देखिए, वैसे तो ये इस विषय पे जब ये मामला अभी हमारी संसद देख रही है और जो रिपोर्ट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट कमेटी बनी, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें अध्यक्ष थे और स्पीकर साहब ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट ले भी होगी, टेबल हो गई है। तो टेबल होने के बाद बहुत सा मीडिया में उनकी चीजें आई। देखिए, ये निश्चित रूप से जो आपने कहा है उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, और जबकि बहुत सी चीजें हैं, इसको हम खुल के आपको जब बैठेंगे तब बताएंगे जी, सबके सामने बताने वाली चीजें नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा मॉनसून सत्र पे। मॉनसून सत्र में मेघवाल जी इतना हंगामा क्यों हुआ? आप लोग कहते रहे कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता, तो विपक्ष ये कहता रहा कि क्या सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की होनी चाहिए और सरकार बिना चर्चा के बिल पारित करती है? तो ये समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में? देखिए, इसमें क्या है, जब सत्र शुरू होता है तो एक दिन पहले एक मीटिंग होती है। आल पार्टी के जो फ्लोर लीडर हैं वो आते हैं। हमने उनसे पूछा, जब 20 जुलाई को सत्र शुरू हुआ, 19 तारीख को बैठक थी जुलाई को, हमने उनको पूछा भी आपका सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? तो उन्होंने कहा पेपर लीक। आप पेपर लीक पे चर्चा शुरू करा दीजिए, हम हाउस को चलने देंगे। उनकी तरफ से प्रस्ताव था, विपक्ष की तरफ से, लेकिन 2 दिन तो हम नहीं चलने देंगे। चलो 2 दिन हमने वेट किया, फिर हमें ये इसका कड़ा कानून भी लाए, चर्चा भी हुई, लोकसभा में भी हुई, राज्यसभा में भी हुई। जैसे ही चर्चा पूरी हुई तो दूसरा मुद्दा लिया है कि इस पर चर्चा करो, नहीं तो हम हाउस नहीं चलने देंगे। तो ये तो हठधर्मिता थी ना विपक्ष की, ये तो हठधर्मिता। वो गोल पोस्ट बदलते रहे और उनके मन में, आजकल राहुल गांधी जी के मन में अहंकार बहुत आ गया कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। स्पीकर साहब कहने लगे भी आप यहां संसद में बोल रहे हो, तो संसद में तो नियमों से ही बोलना पड़ेगा। जो लोकसभा ने नियम बनाए, कभी हमने तो बनाए नहीं, वो पहले के ही बने हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नियमों से, मैं जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो सब्जेक्ट डिस्कशन में चल रहा है उसी सब्जेक्ट पे आपको बात करनी पड़ेगी। आप सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं तो हंगामा हुआ, और वो हंगामा लगातार चलता रहा। तो हमें तो लेजिस्लेटिव बिजनेस तो करना ही पड़ता है, और उनके जमाने में क्या हंगामा में बिल पास नहीं हुए। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला ऑर्डिनेंस था, संविधान में लिखा हुआ है कि इस अवधि तक आपको इसको बिल को पास करना पड़ेगा। तो संविधान में जो दायित्व दिया वर्तमान सरकार को, वो काम हमने पूरा किया बिलों को पास करके। लेकिन राहुल गांधी तो हाथ में संविधान की प्रति लेकर चलते हैं। नहीं, वो हाथ में ही संविधान की प्रति लेकर चलते हैं, लिखा क्या है वो पढ़ते नहीं है। अब बताओ, ऑर्डिनेंस है, उसको तो बिल पास करना ही पड़ता है ना, लिखा हुआ है संविधान में, वो खाली अंदर क्या लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ते। लेकिन फिर जब विपक्ष लगातार, हमने पूरी प्रोसीडिंग्स भी देखी मेघवाल जी, और शुरू से विपक्ष ये कहता रहा कि भाई एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। नहीं, उनका पेपर लीक पे ही था चर्चा का विषय, पहला मसला। हाँ, वो एक पूरे वीक चला। फिर उन्होंने कहा कि बदल दिया। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए। नहीं, पेपर लीक पे चर्चा थी ना। वो विषय तो बाद में आया ना, इसका मतलब गोल पोस्ट बदला उन्होंने। और अमित शाह जी ने कहा भी मैं लास्ट में तो कह दिया भी मैं खुद ही चर्चा के लिए तैयार हूं, आप नोटिस तो दो। वो चर्चा कराना ही नहीं चाहते थे विपक्ष के लोग, विशेष करके राहुल गांधी जी, क्योंकि पोल खुलती थी। चर्चा होती तो पोल खुलती, तो चर्चा ही नहीं कराना चाह रहे थे, इधर से चर्चा की मांग कर रहे थे। विपक्ष को क्या इस बात का डर था कि जब गृह मंत्री आएंगे और बोलेंगे तो विपक्ष निश्चित रूप हो जाएगा? निश्चित रूप से पोल खुलती उनकी। जो वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे थे, राहुल गांधी जी लगातार झूठ बोल रहे थे, पोल खुलती, इसलिए उन्होंने नोटिस ही नहीं दिया। चर्चा कराने के लिए नियम है, 193 के तहत नोटिस दे दो, 184 के तहत नोटिस दे दो, नोटिस ही नहीं दिया उन्होंने।
लेकिन इस हंगामे के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग जो आम लोग हैं, हमें हमेशा महसूस होता है कि हम संसद में चुन के भेजते हैं उन लोगों को जो हमसे जुड़े हुए मुद्दे रखें, लेकिन जब सदन में हंगामा होता है तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। फिर जब हम एंड में आते हैं तो हम आवर्स काउंट करने लगते हैं कि बस इतने ही दिन काम हुआ, इतने ही समय काम हुआ। संसद बनी है डिबेट के लिए, अगर वहां डिबेट नहीं होती है, डिस्कशन नहीं होता है, तो जो नए एमपी हैं उनको तो बहुत नुकसान होता है। कांग्रेस के ये कई नए एमपी थे जो चाहते थे कि भाई मैं मेरे क्षेत्र का मुद्दा उठाऊं, क्वेश्चन आवर, उसमें तो आप सरकार को अकाउंटेबल बना सकते हो, वो तो